अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पीटीआई नॉर्थ पंजाब। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कप्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में फ्रंट लाइन पर अपना किरदार अदा करते रहे। नमल कॉलेज हो या शौकत खाना अस्पताल की फंड रेजिंग हो या जलसों जलसों और धरनों में इनकी शिरकत जो है वो करते रहें। और ज़िला चकवाल की नुमाइंदगी करते रहें। दंदा शाह बिलावल ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ है। मलिक यासिर अवान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बता दें सर, अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका क्या है? किस पॉलिटिक आप सियासत में कब आए और क्यों आए, और तहरीक इंसाफ ही को क्यों ज्वाइन किया आपने? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। और मैं जहांगीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं नॉर्थ पंजाब के पेज से अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, वर्कर्स को अपने बारे में बता सकूं और जो हमारी अवाम है उनको पीटीआई की कारकर्दगी के बारे में बता सकूं और अगले अगले लाएअमल के बारे में बता सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बताता हूँ इस तरह के। जब मैं स्कूल में था तो खान साहब से हमारे स्कूल में मुलाकात हुई। उसके लिए फिर मैंने शौकत खानम फंड्स इकट्ठे किए, उसमें मुझे खान साहब की तस्वीर भी मिली इनाम में। फिर मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे मैंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, लेकिन उस वक्त क्योंकि खान साहब सियासत में नहीं थे तो उस वक्त मैंने मुस्लिम लीग नून में, मैं गॉर्डन कॉलेज में नून उनका जनरल सेक्रेटरी था। उस वक्त शेख रशीद के जो भतीजे हैं वो, हम शेख राशिद, वो हमारे साथ थे। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं कनाडा चला गया। वहाँ पे मैं अपने बिज़नेस को सेट करने में मसरूफ़ हो गया। फिर जब यहाँ से पाकिस्तान छोड़ा तो उसमें उस वक्त मैंने एक मायूसी की हालत में पाकिस्तान छोड़ा था, क्योंकि बेनज़ीर ज़ियाउल हक के जाने के बाद बेनज़ीर आई, लेकिन उसने कौम को मायूस किया। उसके बाद नवाज शरीफ आया, उसने कौम को मायूस किया। तो मैं भी एक मायूसी की हालत में कनाडा चला गया। और मेरा यही था कि यार पाकिस्तान में एक एक चोर ने जाना है तो दूसरे चोर ने आ जाना है। तो लेकिन जब मैंने खान साहब का पहला लाहौर का जलसा देखा तो उसमें जब खान साहब ने बात की, और मैं ये बताना इसलिए भी ज़रूर समझूंगा कि कैसे खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और नौजवानों को कैसे उन्होंने मायूसी की दलदल में से निकाला। तो खान साहब ने कहा जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। तो वो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे दोबारा सियासत में आने आने के लिए मोटिवेट किया। तो फिर मैंने वहाँ पे ये 2011 की बात है कि मैंने जनवरी 2011 में पीटीआई का चैप्टर ओपन किया लंदन, ओंटारियो, कनाडा में। और वहाँ से फिर मैंने पीटीआई कनाडा से रब्ता किया। फिर पीटीआई के पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग की। फिर खान साहब आए अक्टूबर 2011 में। खान साहब 2012 में खान साहब उधर कनाडा में आए, तो उनके साथ हमने फंड रेजिंग कैंपेन की कनाडा में। वहाँ से फिर मैं खान साहब के साथ यूएस चला गया और उधर फंड रेजिंग कैंपेन में हिस्सा लिया। उसके बाद मैं दिसंबर 2012 में पाकिस्तान आया। खान साहब को अपने गांव लेके गया, क्योंकि उस वक्त हमारे हलके में पीटीआई मतलब बहुत ना होने के बराबर थी। तो पीटीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर खान साहब का उधर जलसा कराया, और इस तरह फिर मैं मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया और उस वक्त से लेके अब तक बस पीटीआई के साथ हूँ। सर एक इसमें क्वेश्चन ऐड कर लें। मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि NA-65 की डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा जो है ना बता दें लोगों को। ये NA-65 क्योंकि खान साहब का शुरू से विज़न है, और क्योंकि मैं ख़ुद भी पाकिस्तान में ये देख के गया था कि जब भी हमारे इलाके में किसी को कोई अपनी गली पक्की करानी होती है, कोई नाली बनवानी होती है, उसके अलावा बिजली का कनेक्शन चाहिए हो, सुई गैस का कनेक्शन चाहिए हो, जॉब चाहिए हो, तो वो MP MNAs के पास जाते थे।
और मैं ये सारा खुद, क्योंकि मेरे वाले साहब मलिक सलीम इकबाल के काफ़ी क्लोज थे, तो लोग मेरे वाले साहब के पास आते थे कामों के लिए, और मेरे वाले साहब मलिक सलीम इकबाल को कहते थे। लेकिन जब मैं कनाडा में गया तो मैंने देखा कि 15 साल कनाडा में रहने के बावजूद मुझे कभी भी किसी एमएनए के पास नहीं जाना पड़ा। मुझे अपने एमएनए का नाम भी नहीं पता था वहाँ पे, कनाडा में उसको एमपीपी कहते हैं। तो मैंने देखा यार हमारे इधर क्यों मोहताजी है, तो इसलिए मैंने खान साहब का साथ दिया। तो खान साहब का ये विज़न है कि हम जो है डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स होंगे वो हम नीचे लेवल तक लेके आएंगे, और उसके लिए लोकल बॉडीज़ का भी जो सिस्टम है या उसके बारे में जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो अभी इन प्रोसेस है। तो जब वो बन जाएगा तो इंशाल्लाह फिर फंड्स जो हैं वो नीचे काउंसिल लेवल तक फंड्स आएंगे, और वो फिर विलेज काउंसिल के भी काम की बात हो रही है। तो जो जो गांव के लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप के इलाके के क्या मसले हैं और उनको किस किस प्रायोरिटी लेवल पे हल करना है, मतलब वो प्रायोरिटाइज करेंगे चीज़ों को, और उनका इख्तियार उनको होगा, ना कि किसी एमपी या एमएनए को होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह NA 65 में जो तरक्की होगी वो इंशाल्लाह इसी तरह होगी, क्योंकि फ़िलहाल सबको पता है काम रुके हुए हैं, लेकिन वो इसीलिए रुके हुए हैं कि हम पहले अपनी एक सिस्टम अच्छा लेके आएँ और उसके थ्रू फिर हम फंड्स डिलीवर करें, ताकि वो मौसर तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल हो सके। चलिए इस पे सर मजीद भी बात करते हैं। अभी थोड़ा सा सर ये थोड़ा बता दें कि 2013 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप पीटीआई की नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सके सर? 2013 के इलेक्शन में जब पहले तो ये कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम नहीं था। तो लेकिन जब 2012 में मैं खान साहब को अपने गांव लेके गया, और वहाँ मैंने खान साहब ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मतलब जो पार्टी, क्योंकि मेरे चचा काफ लीग में थे और खान साहब को मैंने इस बात के बारे में बताया था कि मेरे चचा काफ लीग में हैं, लेकिन मैंने उनको कहा था कि आपने आना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा, और ताकि तुम्हारे लिए आसानी पैदा हो जाए। तो उन्होंने मुझे तो लोकल जो पीटीआई की लीडरशिप थी उस वक्त, सारे नहीं कुछ लोग, तो उनका था ये कि भाई ये काफ लीग का घर है, उधर नहीं जाना चाहिए और इस तरह। तो लेकिन खान साहब आखिर तक डटे रहे, उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना है, और खान साहब आए। तो मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आपको पता चले कि कैसे खान साहब ने लोगों को मोटिवेटेड दिया। एक कनाडा में, मतलब मैं बैठा हूँ उधर, उनका लाहौर की तकरीर सुनी, मैं आया इधर, मैं आया, खान साहब तमाम एमपी एमएनए लेवल के बंदे कह रहे हैं खान साहब आपने इधर नहीं जाना, ये काफ लीग का घर है, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैंने जाना है। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि अब मैंने खान साहब का जिस तरह भी साथ देना पड़ा मैं दूंगा, और उसके लिए फिर मैंने खान साहब को बताया कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो क्योंकि मेरे पास कनाडा की नेशनलिटी थी, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि खान साहब ने कहा यार, और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एम्बेसी में टाइम लिया हुआ था कि मैं अपना जाके पासपोर्ट सरेंडर करूंगा, और वो मुझे लेटर देंगे, वो मैं इलेक्शन कमीशन में जाके दूंगा। और लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन इजाज़त नहीं दे रही थी, और वो कह रहे थे कि आपके पास रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फिर आपको इलेक्शन लड़ने देंगे। तो ये सारा चीज़ें मैंने खान साहब को बताया कि मैं तैयार हूँ सर। तो उन्होंने मुझे कहा यार अगर तुम्हारा मसला आ रहा है तो तुम्हारा छोटा भाई ताहिर है वो इलेक्शन लड़ लेगा। तो फिर हमने ताहिर के कागजात जमा कराए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग कैंपेन वो बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उस वजह से हम इलेक्शन नहीं लड़ सके। इस वजह से उसका नाम भी जो वोटर जो बैलेट पेपर था उस पर उसके ऊपर उसका नाम भी था, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं जमा कराया था। तो इस वजह से फिर मैंने खान साहब से माजरत की कि हम नहीं लड़ सकते इलेक्शन, और तो मैं भी फिर इस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सका जी। सर आप जब पीटीआई आपने ज्वाइन की तो सब ज़ाहिर है जिस तरह आप अपने वालिद का बता रहे हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा प्रेशर तो होगा कि क्यों ज्वाइन कर रहे हो ये? जी जी बिल्कुल, बहुत एक मेरे उस वक्त वापस जाने की एक वजह ये भी थी कि वालिद साहब की तरफ से बहुत प्रेशर था। वो एक किस्म के नाराज़ थे कि मैं क्यों सियासत में आ रहा हूँ, क्योंकि वो ख़ुद सियासत में रहे हैं और उन्होंने देखा है कि काफ़ी उन्होंने
फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियली भी उन्होंने काफ़ी पैसे लगाए। उसके अलावा काफ़ी, आपको पता है हमारे सिस्टम ऐसा है कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और इस वजह से वो काफ़ी मतलब मुश्किलात से गुजरे। तो उनका तो ये कि मैं सियासत में ना हूँ। दूसरी तरफ मेरे जो चचा हैं वो काफ लीग के पिछले, आप कह लें 10-15 साल से वो काफ लीग के और चौधरी परवेज़ इलाही के काफ़ी क्लोज हैं। तो वो उनको भी उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस था, नाराज़गी थी। लेकिन मैं कहता था कि हम बरादरी से निकल के बरादरी को पीछे रख के मुल्क के लिए सोचें। बिरादरीज़म बहुत अच्छी बात है, इकट्ठा रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम बरादरी को हमने के पीछे वोट देना है या उस बंदे को वोट देना है जो मुल्क के लिए बेहतर है। तो इस वजह से मतलब मुश्किलात तो आई थी। लेकिन ये था कि 2013 में जब मेरा भाई हॉस्पिटलाइज हो गया और मैं भी खान साहब मेरे वाल साहब ने देखा कि यासिर बड़े जज्बे से लगा हुआ। तो ये है कि 2013 में हमारे गांव में पीटीआई का कैंप उन्होंने ही लगाया था। तो ये एक मतलब बड़ी कामयाबी हो सकता है, ये भी हुई कि हमारे गांव में पीटीआई का कैंप लगा। अच्छा सर, ये जो पीएमएल-क्यू से इत्तेहाद हुआ है पीटीआई का, तो उसके हवाले से पीटीआई चकवाल के जो NA65 के जो कुछ है टाइगर्स, वो कुछ नाराज़ हैं। तो उनके लिए कुछ पैगाम दे दें सर। उनसे मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल नाराज़ ना हो, मायूस नहीं हो, क्योंकि देखें इस इल्हाक की वजह से हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है कि हमने नून लीग को हराया उस अपने हलके में, और इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के। तो आप बिल्कुल मायूस नहीं हो, इंशाल्लाह अगली दफ़ा पीटीआई को मौका दिया जाएगा। और मैं आपको कहूँगा कि लेकिन उसके लिए कि आप हमने मेहनत करनी है। जो ज़्यादा बंदा, जिस पार्टी का वर्कर ज़्यादा मेहनत करेगा, अपने इलाके के मसाइल को हल कराने में कोशिश करेगा, अपने आवाम से रब्ता रखेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करेगा अपने इलाके में, उसी पार्टी ने आगे आना है और उसी पार्टी के लोगों ने जीतना है। अच्छा सर, ये लियाकत अवान साहब हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि तेलंगाना और लावा में पीटीआई को मजबूत करने के लिए, काफ लीग का जोर तोड़ने के लिए क्या लाएमल है, तो उन्हें भी इस चीज़ का जवाब मिल गया। अच्छा सर, अब आगे चलते हैं। बल्दियात आने वाले हैं सर जी। तो बल्दियात के हवाले से सर क्या आप क्या कर रहे हैं, पीटीआई किस तरह बल्दियात में जाएगी? देखिए, इससे पहले कि एज ए पार्टी वर्कर और पार्टी की NA65 में नुमाइंदगी करने के तौर पे मैं यही कहूँगा कि देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है। इसी तरह दूसरी जो पार्टीज़ हैं, वो नून लीग है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तो मैं उसमें यही कहूँगा, जो पार्टी ज़्यादा मेहनत करेगी, जिस पार्टी के वर्कर्स ज़्यादा मेहनत करेंगे, लीडर्स ज़्यादा मेहनत करेंगे, वही पार्टी ऊपर आएगी। तो जब बल्दियात का टाइम आएगा उस वक्त देखा जाए, क्योंकि काफ लीग और पीटीआई इलाके में है, तो उस वक्त देखा जाएगा कि पार्टी डिसाइड करेगी कि पीटीआई ने हर सीट पे अपना नुमाइंदा खड़ा करना है या कुछ सीट्स पे इल्हाक करना है। तो लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम अपने वर्कर्स के साथ कितना राब्ता रखते हैं, अवाम NA65 के अवाम के साथ कितना राब्ता रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के पार्टी की पोजीशन, NA65 में पार्टी की पोजीशन को मद्देनज़र रख के फिर फैसला किया जाएगा। और सर, ये जो तहरीक इंसाफ पीटीआई की जो है 100 दिन की जो कारकर्दगी है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि हम अपने जो हमारे मकासद थे उनको अचीव नहीं कर सके। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखें, पहले तो आपने देखना है कि आपके मकासद क्या थे, आपकी प्रायोरिटी क्या थी। तो खान साहब की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग थी कि करप्शन को हमने ख़त्म करना है।
क्योंकि देखें हमारे जो मुल्क है उसमें बहुत ज़्यादा फलाई इदारे काम कर रहे हैं। ईदी साहब जैसा जैसे बंदे अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। उन जैसे बंदे जिन्होंने इतना फलाई काम किया कराची में, लेकिन कराची के हालात नहीं बदली हुए। क्यों? उसकी वजह ये थी कि करप्शन थी। तो हमारे मुल्क में भी सबसे जो ज़्यादा नुकसान जो पहुंच रहा था हमारी मुल्क की मईशत को, वो करप्शन की वजह से पहुंच रहा था। तो खान साहब ने सबसे पहले आते ही इस करप्शन पे काम शुरू किया। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी उन्होंने टास्क टीम बनाई। और देखें आप, नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है, आसिफ जरदारी इंशाल्लाह जेल में जाएगा। 172 बंदों की नाम ECL में आए हैं। और दुनिया में जरदारी मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। नवाज शरीफ बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि उन्होंने करप्शन की है। लेकिन ये था कि पहले इन पे कोई हाथ ही नहीं डाल रहा था, क्योंकि वो उनको यही था कि जब पहले नवाज शरीफ आया तो उसने जरदारी जब बेनज़ीर आई उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस बनाए करप्शन के, जो मतलब उन्होंने वो ठीक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने करप्शन की थी। और जब नवाज शरीफ आया उन्होंने जरदारी के ख़िलाफ़ किया। अभी सैफुर रहमान भी जो एहतसाब कमीशन में था, उसने जरदारी को जेल में डाला और वो अभी भी कहता है कि मैंने वो केसेस सही थे। लेकिन इन्होंने फिर आपस में वो चार्टर और डेमोक्रेसी के नाम पे आपस में मुआहदा कर लिया कि हमें एक दूसरे को जेलों में डालने की बजाय क्यों ना मिल के खाएं। और इसलिए उन्होंने मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातों में एक दूसरे को बहुत घसीटा और उनके बहुत पेट फाड़े, लेकिन उन्होंने रियलिटी में कोई काम नहीं किया। तो खान साहब जो हैं वो सबसे पहले अब उन्होंने करप्शन पे हाथ डाला है, क्योंकि जो मुल्क से पैसा चोरी होके जो बाहर जा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा मुल्क की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, जिससे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, मुल्क की जो आम है उसको सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही हैं, कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, कितने लोग सड़क पे सोए हैं, मतलब ये सारी इस करप्शन की वजह से हुआ। तो मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, क्योंकि सबसे पहले हमने जो ये पाकिस्तान की इकॉनमी में एक जो बहुत बड़ा सुराख था जिसकी वजह से करप्शन का पैसा बाहर जा रहा था, उसको रोक रहे हैं। और उसके बाद जो है वो खान साहब सिस्टम्स ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने देखें, आपने ऐसी मतलब आपने ये ऐसे ही है कि आपने कहीं पहुंचना है और सुबह उठ के आप बस दौड़ लगाना शुरू कर दें कि मैंने फ़लाँ जगह पे पहुंचना है, लेकिन आपको रास्ते का नहीं पता। अब इस वक्त खान साहब रास्ते का उन्होंने तयन कर रहे हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचना है, बजाय इसके कि हम ऐसे उल्टे पुल्टे और शुबदाबाजी वाले ऐलान करें कि हम मेट्रो बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो उससे पहले हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें, जिसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन और हेल्थ है। और उसके बाद जब इस प्रायोरिटी सेट हो गई हैं, उनके लिए हम रास्ता मुतय्यन कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है वो मुल्क में बेहतरी आएगी। सर, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें, एजुकेशन और हेल्थ स्पेशली, कि वहाँ पे अभी क्या कुछ होने जा रहा है और क्या इसमें तब्दीली लाई गई है जी। ये राजा यासिर साहब जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं इसमें एजुकेशन की हायर एजुकेशन पे, और ख़ान साहब ने इसके लिए 3 वज़ीर बनाए हैं। हायर एजुकेशन का अलहदा है, स्कूल कॉलेजेस का अलहदा है, स्पेशल एजुकेशन का अलहदा है। क्यों? इसीलिए ताकि जो उनके लिए उसको चीज़ें जो हैं वो एक ही बंदे पे बर्डन ना हो, हर बंदा डिफरेंट डिपार्टमेंट को देख रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं राजा यासिर साहब से बात भी करेंगे कि चकवाल में बालकसर के मुकाम पर मेरा ख्याल है वहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो हम उनसे बात करेंगे और उनके कहेंगे यूनिवर्सिटी का क़याम लाया जाए। दूसरा यह है कि इस वक्त हमारे जो बच्चे स्कूलों कॉलेजेस से निकलते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनमें
कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमने जॉब ढूंढनी कैसे है, या हम उनके पास स्किल एजुकेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह राजा यासिर साहब भी इसके लिए काम करेंगे, और मैं भी अपने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम नौजवानों के लिए हम डिफरेंट चीज़ें अपने हलके में करेंगे। मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम डिफरेंट जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के मदद से, अपने जो इलाके के अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी मदद से हम अपने नौजवानों को मोटिवेट करें, उनको एक्सपोजर दें, उनको राह बताएं कि किस तरह आपने कामयाबी हासिल करनी है। अगर वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो उनको बिज़नेस के लोगों से मिलाएं, अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको इंजीनियर से मिलाएं, अगर वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो उनको ब्यूरोक्रेट से मिलाएं। इस तरह उनको एक्सपोजर दिया जाए, ताकि वो उनको पता हो कि हमने कैसे, जो हम बनना चाहते हैं हमने कैसे बनना है। अगर उनको नहीं पता कि हमने क्या बनना है तो उनको बताएं कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और सर हॉस्पिटल्स के हवाले से सर आपने बताया था पिछले दिनों कि आपकी मीटिंग भी है हमारी सूबाई मिनिस्टर से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो उसके हवाले से क्या खुशखबरी है चकवाल के अवाम के लिए? तो उसके लिए सबसे पहले कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये किया कि पूरे पंजाब में इमरजेंसी में उन्होंने दवाएं जो हैं वो फ्री कर दी हैं। उसके बाद अब हमारे जो मिनिस्टर हैं आमिर कियानी साहब, वो दिन रात लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में 4 नए हस्पताल बन रहे हैं, नर्सिंग यूनिवर्सिटी बन रही है, और उसके अलावा जो स्कूल हैं, उन जो प्राइवेट स्कूल हैं और दूसरे, उनमें हम ये कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ये कर रही है कि कंप्लायंस, मतलब अब बाहर होता है, बाहर के मालिक में होता है कि स्कूल के बच्चों के इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड चेक करते हैं कि अगर तो इम्यूनाइजेशन उनका रिकॉर्ड अप टू डेट है तो फिर उनको स्कूल में पढ़ने की इजाज़त होती है, और जब वो अगर नहीं हो तो वो उनको कहा जाता है कि पहले आप जाके हिफाजती टीके लगाएं। और तो इस तरह वो कर रहे हैं। और बाकी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमारे हलके में इंशाल्लाह हम बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो उनको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद जो तलगंग का हॉस्पिटल है उसको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है कि उसको हम जो है वो बेहतर करेंगे। तो मज़ीद आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। अच्छा, तलागंग से हमें एक जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भेजा है कि तलागंग और मियांवाली का जो रोड है वो उस रोड को वन वे किया जाना चाहिए, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आए रोज़ वाक़यात होते हैं और जानों का ज़िया हो रहा है। लेकिन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल पूरे पाकिस्तान में हैं। तो इस वक्त क्योंकि खान साहब हम मतलब प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल खान ये होगा, रोड बनेगा, और हम इसके लिए मुराद सईद से भी मिलेंगे। और अब खान साहब जनवरी में आ रहे हैं मियांवाली, तो वहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो इसका पहले भी कहा हुआ है, लेकिन आपको क्योंकि पता है कि अभी तक फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे, इस वजह से नहीं रिलीज़ हो रहे कि पहले हम सिस्टम ठीक करें कि जब ये फंड्स जाएं तो उनका इस्तेमाल जो है वो सही हो, वो मतलब वो पैसे करप्शन के ज़रिए वो पैसे ज़ाया ना हो। तो इस वजह से ये थोड़ा डिले आ रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। अच्छा सर, चकवाल में जो है पीटीआई को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी तो मेंबरशिप ड्राइव नहीं हो रही, लेकिन आपका क्या प्लान है कि चकवाल में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, टाइगर्स हैं, जो उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए क्या लाएमल होगा? उसके लिए ये है कि क्योंकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी रिव्यू हुआ है। 6 दिन सेंट्रल ऑफिस ने लगाए हैं और उसको सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया है।
और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जो खान साहब के पास जाएगा मंजूरी के लिए, और उसके बाद खान साहब ने अगर उसमें कोई चेंजेस की तो वो चेंजेस की जाएंगी, और उसके बाद उसको फिर हतमी शक्ल दी जाएगी। तो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी जिन चीज़ों की वजह से हमारी पार्टी में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कोई मिसमैनेजमेंट हो रही थी या कोई, तो उन चीज़ों को, क्योंकि ये तो हमेशा होता रहता है, आप बेहतर से बेहतर के लिए काम करते रहते हैं, तो हाँ उसमें अभी बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इंशाल्लाह अताउल्लाह शादी ख्याल साहब नीचे तंजीम साजी को पूरा करेंगे, और जब तंजीम साजी पूरी हो जाएगी ओहदेदारान अनाउंस कर दिए जाएंगे, उनको ज़िम्मेदारियां दी जाएंगी, तो वो फिर तमाम पीटीआई के वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे, उनके साथ अपने अपने हर तमाम लोकल जो लीडर्स हैं वो अपने वर्कर के साथ मिलकर हल्के में अपनी पार्टी का लाएअमल बनाएंगे कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे मेंबर्स की तादाद को बढ़ाना है, कैसे बल्दियात में आगे हमने परफॉर्म करना है। तो ये तो पार्टी का जो विज़न है। उसके अलावा जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको राब्ते में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी मदद के तहत इलाके के मसाइल को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपनी मदद आपके तहत इलाके के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ कि देखें हर चीज़ हमने हुकूमत पे भी नहीं छोड़नी, हमने भी सबसे पहले ज़िम्मेदार शहरी बनना है। हम में सबसे पहले एहसास होना चाहिए कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है, क्योंकि देखें कोई कनाडा जैसा मुल्क जो है वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे से नहीं चल रहा। वहाँ पे तीन चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है महकमों को, लोग अपना ज़ाती पैसा डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद लोग अपना ज़ाती टाइम दे रहे हैं, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, पुलिस के महकमे में। तो ये तीन चीज़ें हम करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो पिछली हुकूमतें थीं उनकी वजह से महकमों को गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। वो इस तरह नहीं थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जब पैसा आता था तो वो करप्शन में नीचे चला जाता था, मिसमैनेज हो जाता था, या जो हमारे हुक्मरान थे वो पैसा खुद खा जाते थे। तो अब इंशाल्लाह तमाम इदारों को इंशाल्लाह फुल सपोर्ट होगी गवर्नमेंट की, लेकिन उसके साथ मेरी कोशिश है कि हम रज़ाकाराना कल्चर को प्रोमोट करें, और अपने इलाके में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को कन्विंस करें कि वो अपने लोकल हॉस्पिटल्स में टाइम दें, अपना ज़ाती टाइम दें, जाके स्कूलों में दें, जिस किस्म की एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से वो उन महकमों में जाके अपना टाइम दें, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में। उसके बाद पुलिस के महकमे में तो मुझे पता नहीं यहाँ पे इतना आसान होगा कि नहीं, क्योंकि लेकिन बाहर तो ये होता है। आप 112 पे जो उधर 911 है, तो 911 पे जो लोग जवाब देते हैं कॉल्स का वो वॉलंटियर भी होते हैं। और उसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस टीम कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो भी वॉलंटियर होते हैं बंदे, वो जाके हेल्प करते हैं महकमों को। तो इंशाल्लाह हम वो रज़ाकाराना कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और जो हम मिल के अपने हलके के लिए, पीटीआई के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स, लीडर, हम मिल के अपने हलके के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे और अपने नौजवानों को एक विज़न देंगे, इन नौजवान क़यादत को सामने लेके आएंगे। इंशाल्लाह मैं अब बल्दियाती इलेक्शन में ऐसे नौजवानों को इंशाल्लाह सामने लेके आऊँगा जिनका कोई विज़न होगा, जिन्होंने कोई रज़ाकाराना काम किए होंगे, जिनका इंटरेस्ट होगा कि वो ये नहीं कि आप कोई बड़ा एक सियासी
वो अपने किसी रिश्तेदार को उसका कोई विज़न है या नहीं है, वो उसको पकड़ के नहीं तुमने काउंसलर बनना है या तुमने चेयरमैन बनना है। नहीं, हम ऐसे लोगों को इंशाल्लाह लेके आएंगे जो खुद आना चाहते हैं, सियासत में आके लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जिनका कोई विजन है अपने इलाके के लिए कि मैं आऊँगा, मैं अपने इलाके के लिए ये करूँगा, और जिनका होगा कि उन्होंने पहले भी कुछ अपने इलाके के लिए किया। मैंने देखा कि हमारे हलके में बहुत सारी ऐसी फलाई तंजीमें हैं जिनमें नौजवान काम कर रहे हैं और वो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे। सर, एंड में चकवाल की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? चकवाल की आवाम के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो कल्चर बन गया ना कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम कहते हैं कि जो बंदा हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा और हमें रोटी देगा, हम उसको जाके वोट देंगे। तो मैं अपने चकवाल के जो गयूर अवाम है उनसे मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ पे अपने वोट को मत बेचें। इस तरह तो कोई गरीब बंदा आप में से ऊपर नहीं आ सकता। आप देखें कि ये वोट देना आपकी ज़िम्मेदारी है, ये कौम की अमानत है जो इलेक्शन डे वाले दिन आपने कौम को वापस करनी होती है। तो उस दिन आप किसी से गाड़ी का मुतालबा ना करें, किसी से खाने का मुतालबा ना करें और ख़ुद चल के जाएं और वोट दें। क्योंकि जब आप किसी से गाड़ी लेके वोट देंगे या किसी से खाना खा के उसको वोट देंगे तो कल वो बंदा गलत काम कर रहा होगा तो आप उसको जाके नहीं पकड़ सकते कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आप उसके मतलब आपके पास वो इखलाकी जुर्रत ही नहीं होगी। तो क्योंकि हमारे इलाके में ये बहुत ऐसा हो रहा है कि उन इलेक्शन डे वाले दिन लोगों को गाड़ियां दी जाती हैं और खाने दिए जाते हैं और ये तरह। तो मैं इस कल्चर को ख़त्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं कहूंगा कि हमने खुद बदलना है। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे हमारा पाकिस्तान नहीं बदल सकता। खान साहब या और लोग जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, लेकिन हमने बदलना तब है जब हम में ज़िम्मेदारी होगी। हम कहेंगे नहीं, हमने ज़िम्मेदार शहरी बनना है। उसकी मिसाल मैं आपको मैं ये दूंगा कि एक दिन मैं मोटरवे पे गया, मस्जिद के बाहर गाड़ी खड़ी की, एक बंदा गाड़ी से उतरा, गाड़ी इसमें से चाय का कप उठा के और बाहर उस पर फेंक दिया। अब वो नमाज पढ़ने जा रहा है और वो इधर साथ ही गार्बेज बिन थी, वहाँ पे भी वो डाल सकता था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमने खुद करनी है और मतलब तलगांग के अवाम से, और ये सफाई निस्फ ईमान है। तो इसलिए हमने अपने आप को बदलना है, क्योंकि जिस तरह हम अपने गली मोहल्लों में गंद डालते हैं, इस तरह तो अगर कनाडा के शहरी भी करना शुरू कर दें तो वो उधर की हुकूमत भी साफ़ नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने अपने आप से करनी है। और मैं कहूँगा कि गरीबों इलेक्शन में ये ना देखें कि कौन कितना अमीर है और उसको उस बेस पे आप वोट दें। आप उसको इस वोट पे दें कि उसमें अवाम की खिदमत करने का जज्बा कितना ज़्यादा है, उसका विज़न क्या है इलाके के लिए, ये चीज़ दे के उसको वोट दें और नौजवान क़यादत को उनको सामने लेके आएँ उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। और सर, एक अहम सवाल तो रह गया, खान साहब ने जो ये ड्राइव शुरू की थी सरसब्ज़ पाकिस्तान, तो उसमें कोई आप चकवाल में भी इस कैंपेन को शुरू करेंगे सर? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बल्कि जब क्लीन एंड ग्रीन शुरू हुई थी कैंपेन, तो उस दिन हमने अपने तलगांग ऑफिस में बिल्कुल हमने किया था, जाके ये सफाई मुहिम का आगाज़ किया था। उस सिलसिले में हम फिर TMA को भी जाके मिले और उनसे कहा कि आप ये जो तलगांग में बड़े गंद पड़े हुए हैं, ढेर पड़े हुए हैं, जिनको उठाएं। और अभी क्योंकि शजरकारी का सीज़न जो है वो अभी नहीं है, तो इंशाल्लाह जब शजरकारी के सीज़न स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह हम मलिक अमीन असलम साहब से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप हमारे इलाके के लिए प्रोग्राम दें, और या उनको उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, क्या गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम दिया है और उसको हम किस तरह अपने इलाके में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया मलिक साहब, और उम्मीद है कि आगे भी टाइम देते रहेंगे। जी और ज़रूर, ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया।